हाय एवरीवन। आज हम रिमोट सेंसिंग सीरीज़ के बहुत इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रम को पढ़ने जा रहे हैं। रिमोट सेंसिंग टॉपिक के बाकी रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यहाँ आई बटन या रिमोट सेंसिंग नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ आप जाकर रेफ़र कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हाट इज़ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? सन में न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर जिससे कि कुछ एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी जो है वो अर्थ तक रीच होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR। सो ये जो EMR होता है ये इसमें दो टाइप की फील्ड्स होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दो टाइप की इसमें फील्ड्स होती हैं जिससे ये बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी होती है जो कि ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स। वेव्स और पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है जिसे फोटॉन्स कहा जाता है। और ये फॉर्म होती है क्रिएट होती है ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि ये इन दोनों फील्ड से मिलकर बनी होती है, तो इन दोनों के ऑसिलेशन से ये जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म होती है। तो ये कैसे अरेंज होता है ये समझने से पहले एक बार हम वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो वेवलेंथ जैसे कि वेव्स आप सबको पता ही होगा, जैसे कि समुद्र में भी लहरें उठती हैं तो इसको वेव्स बोला जाता है। तो इस वेव की लेंथ क्या है उसको बोलेंगे वेवलेंथ, कि ये कितनी लंबी वेव्स हैं। जैसे कि ये दो वेव्स हैं, एक ये और ये, तो ये इनका पीक है। तो ये दो किसी भी दो पीक्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको वेव लेंथ कहा जाता है और इसको मीटर में मेजर किया जाता है। और वहीं हम अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एक सेकंड में कितनी वेव साइकिल्स होती हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है और इसको मेजर किया जाता है हर्ट्ज़ में। ये इसकी यूनिट है मेजर करने की। जैसे कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके हम मेजर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। c इक्वल मतलब स्पीड ऑफ लाइट लैम्डा वेवलेंथ को है जो लैम्डा से डिनोट किया जाता है और फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया जाता है। ये ऐसा न्यू है ये का साइन। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, मतलब वेव्स और फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो हो रहा है ट्रैवल कर रहा है, वो स्पीड ऑफ लाइट इस तरह से ट्रैवल करती है। तो स्पीड ऑफ लाइट लैम्डा इज वेवलेंथ एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। और इसमें एक बात और जो आप ध्यान देने वाली है यहाँ पर, कि जो वेवलेंथ होती है लैम्डा और फ्रीक्वेंसी ये एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे? जैसे कि मान ले अगर हम इतना एरिया अगर मानते हैं तो फ्रीक्वेंसी अगर हम मानते हैं कि ये इसकी वेवलेंथ है, तो अगर इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब देखिए आप इसमें दो पीक्स हमने कैसे पढ़ा था कि वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, कि जो दो पीक्स होते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है जो मीटर्स में मेजर करते हैं उसको मेजर करते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है और वहीं हम एक और ड्रॉ करते हैं जिसमें हम ये डिस्टेंस को कम रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन ऑफ वेव्स को हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, कि कितना फ्रिक्वेंटली वो वेव है जो रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और वहीं ये जो वेवलेंथ है वो छोटी हो गई।
तो हम कह सकते हैं कि जब वेवलेंथ कम होगी तो जैसे यहाँ पर वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। आप देखिए कितनी बार ये फ्रिक्वेंटली ये आया है। और वहीं जब वेवलेंथ बढ़ गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, मतलब इतने एरिया में सिर्फ 2 बार ही जो वेव्स हैं वो ऑसिलेट कर पाई हैं। अगर हम इसको एग्जांपल लें तो जैसे ये मैं समझा सकती हूँ आपको कि अगर वेवलेंथ हमारी वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी मतलब उसका रिपीटेशन होने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर ये सिर्फ 2 टाइम्स ही रिपीट हो पाया है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, और यहाँ पर इसकी वेवलेंथ छोटी छोटी सी कम कम सी है, मतलब ये एक छोटी सी वेवलेंथ ये वेवलेंथ है। तो देखिए आप फ्रीक्वेंसी कितनी बार ये रिपीट हो पाया है। सो ये रिलेशन होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या, कि वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम, वाइस वर्सा। सो ये जो शॉर्ट वेव्स हैं, शॉर्ट वेव्स हैं उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और लॉन्ग वेव्स जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। वो वेव्स लॉन्ग वेव्स है इसलिए वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाती हैं। अब ये शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव क्या होता है ये हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। यही एक्चुअली हमारा आज का टॉपिक है। तो लॉन्ग वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम होती है और उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाते हैं और पेनिट्रेट भी कर सकते हैं, जैसे कि क्लाउड्स और इन सब कंडीशंस को। इसलिए जैसे माइक्रोवेव हो गया, इसलिए उसकी रीच जो होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टू द शॉर्ट वेव्स। तो हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो डिस्कस कर लिया। तो अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसकी फील्ड्स को। तो इसमें 2 फील्ड होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक दूसरे के पैरेलल ऑसिलेट करती हैं। उसके साथ साथ जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उससे भी पैरेलल ऑसिलेट करती हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे से पैरेलल है और ये पैरेलल होती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ये ऑसिलेट होगी। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो है ये इसके जो परपेंडिकुलर है जिसका डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये जो है वो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और जब ये वेव्स ऐसे ऑसिलेट करती हैं, ये फील्ड्स जब ऐसे ऑसिलेट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे जो प्रोड्यूस होता है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और यही वेव्स जो होती हैं वो रीच होती हैं अर्थ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो ये वेव्स और पार्टिकल्स जिन्हें फोटोन्स भी कहा जाता है जो कि ट्रैवल करते हैं स्पेस में, तो ये जो एनर्जी होती है उससे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ एनर्जी, ये एक एनर्जी है जो ट्रैवल करती है स्पेस से इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स जिसे फोटोन्स कहा जाता है।
ये ऑसिलेशन से क्रिएट होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, जैसे कि अभी हमने देखा ये जो ऑसिलेशन हो रहा है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। तो ये जो वेव्स जनरेट होती हैं इससे जो एनर्जी जो है जो कि ट्रैवल करती है स्पेस से, उससे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। जो एनर्जी जनरेट होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से, मतलब इनके मूवमेंट से, प्रोपोगेशन से। इसका की फीचर क्या है कि ये ट्रैवल कर सकती है थ्रू अ वैक्यूम, मतलब कोई खाली जगह हो तो वहाँ से भी वो ट्रैवल कर सकती है एट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। और इसकी एक और विशेषता ये है कि ये वेव के तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। ये वेव्स भी है और एज अ पार्टिकल भी ये बिहेव करती है, इसलिए वेव पार्टिकल डुअलिटी होती है इसके अंदर। तो वो कौन सा रेडिएशन होता है जिसमें डुअलिटी होती है, वेव और पार्टिकल दोनों की तरह जो बिहेव कर सके, तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अभी हमने पिछले स्लाइड्स में ही देखा था कि जैसे जो वेवलेंथ्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं और फ्रिक्वेंसी भी अलग होती है। जैसे कि कोई वेवलेंथ होती है, कोई बहुत बड़ी होती है। तो जैसे कि ये लॉन्ग वेव्स हुई तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। वहीं ऐसी भी वेव्स होती हैं जो कि शॉर्ट वेव होती हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये शॉर्ट वेव हो गई, तो ये एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया और ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, जैसे कि इसके बीच में भी कोई रेडिएशन होगा जो इससे थोड़ा छोटा और इससे थोड़ी बड़ी उसकी वेव्स होंगी, ऐसा होगा। और फ्रिक्वेंसी इससे ज़्यादा और इससे कम हो गई, तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जो भी ब्रॉडली जो क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक साथ पढ़ा जाता है और उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, तो जिसमें लॉन्ग वेव्स होती हैं और टूवर्ड द शॉर्टर वेव्स होती हैं। तो कौन सी लॉन्ग वेव है, कौन सी शॉर्ट वेव है, इन सब के नाम भी हैं कि ये अगर लॉन्ग वेव है तो इसके लिए कुछ नाम है और उसका उस हिसाब से फंक्शन भी है। तो आइए देखते हैं आगे की स्लाइड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम encompasses all type of electromagnetic radiation। ये हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सम्मिलित करता है, जिसे क्लासीफाई किया जाता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो वेवलेंथ ज़्यादा है, कम है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बनाया गया है और लॉन्ग वेव्स और शॉर्ट वेव्स की से उसको क्लासीफाई किया गया है। तो इस स्पेक्ट्रम में जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली वेव है, मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वो है रेडियो वेव्स। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम कम होंगी, ये दूर दूर होंगी ऐसी वेव्स। तो ये लॉन्गेस्ट जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स की होती है और जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वो होती है गामा रेज की। तो इसको आपको सीक्वेंस में याद करना होगा, लॉन्गेस्ट टूवर्ड्स द शॉर्टेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट टूवर्ड्स द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो क्या है इसका सीक्वेंस, देखिए ये है वेवलेंथ, गामा रेज, एक्सरे। जैसे कि हमने अभी देखा कि यह है लॉन्गेस्ट वेव, इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी और इस तरह से इस डायरेक्शन में जो है वेव्स का साइज़ डिक्रीज़ होगा। और क्योंकि वेवलेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी न्यू, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगी, ये अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए यहाँ पे नैनोमीटर में बात हो रही है और ये यहाँ पर मीटर पे पहुँच गए, mm पर पहुँच चुके हैं,
मतलब यहाँ पर ये जो है ये फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ रही है। सॉरी, ये जो है ये वेवलेंथ का ही साइज़ है। ये जो लिखे हुए हैं ये वेवलेंथ है इन सब रेज़ की। और फ्रीक्वेंसी इसका नेक्स्ट टेबल में आपको इसका हर्ट्ज़ में नापा जाता है फ्रीक्वेंसी को। वो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं इन सब की फ्रीक्वेंसी को। तो आप ये देखिए कि ये जो रेज़ हैं, लॉन्ग वेव सबसे ज़्यादा इसका साइज़ होगा और शॉर्ट वेव का सबसे छोटा साइज़ होगा। इसका सीक्वेंस हमको याद रखना है। गामा रेज़, एक्स रे, यूवी रेज़, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज़, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। और ये जो विजिबल लाइट होती है, इसी स्पेक्ट्रम में इसी रेडिएशन को हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। जो ह्यूमन बीइंग है वो यही 400 से 700 नैनोमीटर की जो रेज़ होती हैं सिर्फ उन्हें ही देख सकता है। बाकी ये भी रेज़ होती हैं, इसको हम देख नहीं पाते कभी। जैसे कि इंफ्रारेड जो रेज़ होती हैं हम स्पेशल कंडीशन में से देख सकते हैं। अगर ये देख सकें तो हमको सारी चीज़ें बहुत ब्राइट दिखाई देगी। जैसे आपने देखा होगा स्पेशल टाइप के कुछ लैम्प्स वगैरह होते हैं जो एकदम रेड ऐसे जलते हैं, तो उनमें इंफ्रारेड रेज़ होती है। थर्मल कैमरास हो गए या फिर जो हीट डिटेक्शन कैमरास होते हैं, जो हीट से डिटेक्ट करके जो कैमरास में दिखाई देता है, वो भी इंफ्रारेड को ही यूज़ करता है। इसको याद रखने के लिए आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे कि इतना तो आप याद रखिए एटलीस्ट कि जो लॉन्गेस्ट होती है वो रेडियो होती है और जो शॉर्टेस्ट होती है वो गामा होती है। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, रेडियो का आर ए, माइक्रोवेव का MI, इंफ्रारेड का IN और ये विजिबल का विजिबल, UVX और ये गामा। तो जो रामी है वो इंफ्रारेड का इनविजिबल होकर UVX गा रहा है। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट की ओर। लॉन्गेस्ट है रेडियो, जैसे रेडियो का आप याद रखिए, रेडियो में एंटीना होता है ना लॉन्ग, तो ये लॉन्ग वेव हो गई। तो रामी इनविजिबल होकर UVX गा रहा है। तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, MI से IN से इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, UV रेज। अब जैसे देखिए इसमें लाइट लिखा हुआ है ना, बाकी सब में रेज लिखा हुआ है क्योंकि ये लाइट हम देख सकते हैं। ये ऑप्टिकल, ये जो हम देख सकते हैं वो 400 से 700 नैनोमीटर ह्यूमन आइज, वो हमारे लिए लाइट है। यूवी रेज, एक्सरे, गामा रेज एंड लाइक दिस। अब ये सब स्पेक्ट्रम है तो सही, लेकिन इन सब का यूज़ क्या है, हम इसको रिमोट सेंसिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये विजिबल लाइट को ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो जैसे कि हम सब ने पढ़ा होगा विबग्योर, ये रेनबो में कलर्स होते हैं तो वो याद रखते हैं विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो 400 से 700 नैनोमीटर इसकी रेंज है। इसकी जो एग्जैक्ट रेंज होती है वो आपको अलग अलग सोर्सेज में स्लाइटली डिफरेंट मिल सकती है, लेकिन ये आप याद रखिएगा, इससे आपको ओवरऑल अंदाज़ा मिल जाएगा, ये मोस्टली सही है। तो जो वॉयलेट होता है उसका रेंज होती है 400 नैनोमीटर, इंडिगो की होती है 450, ब्लू की होती है 500 नैनोमीटर, जो ग्रीन होता है उसका 550 नैनोमीटर, येलो की 580, ऑरेंज की 600 नैनोमीटर और रेड की 700 नैनोमीटर। ये इसकी रेंज है स्पेक्ट्रम की, इन लाइट्स की। ये वैल्यूज़ अभी नैनोमीटर में है, इसे अगर आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो माइक्रोमीटर में आ जाएंगी। जैसे कि 400 नैनोमीटर है तो माइक्रोमीटर में ये 0.4 माइक्रोमीटर हो जाएगा।
तो ऐसे ही आपको बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज में कहीं ये माइक्रोमीटर में दिया होता है, जैसे 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर विजिबल लाइट। और यही फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का जो रीजन होता है वो भी यही होता है, 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर या फिर 400 से 700 नैनोमीटर्स। फिर देखिए 700 से ऊपर अगर वैल्यू चली जाएगी तो फिर वो विजिबल लाइट नहीं होगी, फिर वो इंफ्रारेड रेज हो जाएगा। मतलब इससे ऊपर अगर वेवलेंथ है तो उसको आप फिर नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, ना ही अगर वो 400 से नीचे है तो आप उसे देख पाएंगे, क्योंकि फिर वो यूवी रेज हो जाता है। आप सिर्फ 400 से 700 को ही देख सकते हैं विजिबल लाइट में। इसलिए जो मोस्टली रिमोट सेंसिंग में जिन वेवलेंथ का यूज़ किया जाता है वो विजिबल लाइट होती है, इंफ्रारेड होती है और माइक्रोवेव्स। इस रीजन को एक्सप्लोर किया जाता है रिमोट सेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे छोटी रेस को क्यों नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि रिमोट सेंसिंग में जैसे दूर से हमें किया जाता है तो उसकी जो वेवलेंथ, इनकी जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ बहुत छोटी छोटी सी होगी। तो ये छोटी छोटी सी वेवलेंथ है जो वो दूर सरफेस तक रीच नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जैसे कि मान लो अगर हमको ऊपर सैटेलाइट से कोई डेटा लेना है, इसमें जैसे मान लेते हैं कि हमको सैटेलाइट से कोई डेटा लेना है। अब ये सैटेलाइट इतने डिस्टेंस पर है और यहाँ पर बीच में कुछ क्लाउड्स आ गए और हमको डेटा चाहिए अर्थ के सरफेस तक। तो ये जो लाइट्स होंगी वो इस क्लाउड को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी। उस कंडीशन में हम माइक्रोवेव रेज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतना बेटर वो जो रेज़ हैं वो रीच कर पाएंगी और उतना इफ़ेक्टिवली वो डेटा कलेक्ट कर पाएंगी। इसलिए हम जो रिमोट सेंसिंग के पर्पस से यूज़ करते हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ्स या फिर जो ऑप्टिमम वेवलेंथ है उनको यूज़ किया जाता है। तो क्या शॉर्ट वेव्स का कोई काम नहीं है? नहीं, ये जो शॉर्ट वेव्स होती हैं उनके अपने खुद के कुछ पर्पस होते हैं। जैसे एक्सरे का तो आप सबको ही पता होगा कि एक्सरे लेते हैं, वो आपको पूरा स्कैन कर देता है और आपको रिपोर्ट्स जनरेट कर देता है। तो हर जो भी रेज होती हैं उनका खुद का एक पेक्युलर फीचर होता है जो वो पर्पस सर्व करता है। तो रिमोट सेंसिंग के ये तीनों बैंड्स को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। बैंड्स ऑफ ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग। तो ये बैंड्स हैं विजिबल और ये इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को इन्होंने इस तरह से फर्दर क्लासीफाई किया गया है, नियर, शॉर्ट वेव, मिड वेव और थर्मल इंफ्रारेड। तो विजिबल 0.4 से 0.7, वहीं जो इंफ्रारेड है उसकी रेंज हमने पढ़ी थी 0.7 से 15। अब ये माइक्रोमीटर में है ये सब डेटा, आपको नैनोमीटर में चाहिए तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये नैनोमीटर में आ जाएगा। तो विजिबल लाइट, जैसे विजिबल लाइट, नियर इंफ्रारेड और इंफ्रारेड के ये फर्दर क्लासिफिकेशन। नियर तो इसको ब्रेकअप कर दिया है, इंफ्रारेड जो था वो उसकी रेंज थी 0.7 से 15 माइक्रोमीटर। तो इसमें से इन्होंने नियर इंफ्रारेड जो हो जाएगा वो 0.7 से 1.5 माइक्रोमीटर, फिर 1.5 से 3 माइक्रोमीटर, 3 से 8 मिडवेव और 8 से 15 थर्मल इंफ्रारेड। फार इंफ्रारेड का इतना एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं, मोर देन 15 माइक्रोमीटर फार इंफ्रारेड। नियर का 0.7 से 1.5, 1.5 से 3, 3 से 8 और 8 से 15। फिर इसका स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब कि उसको जैसे कि हम कोई फ़ोटो भी अगर देखते हैं तो उसमें पिक्सल होता है, उसका एक रेजोल्यूशन होता है कि अगर उसमें ज़्यादा पिक्सल्स हैं तो उसका रेजोल्यूशन अच्छा होगा कि वो इमेज जो होगी वो बेटर क्वालिटी की आएगी। तो उसी तरह से ये जो रिमोट सेंसिंग इसके जो बैंड्स होते हैं उसका रेजोल्यूशन होता है, और ये जो रेजोल्यूशन होता है वो भी फिर से 4 टाइप्स का होता है, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए मैं पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में तो बता देती हूँ कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है कि सेंसर जो सैटेलाइट्स होती हैं उस पर सेंसर्स लगे होते हैं
और वो सेंसर्स कितना छोटा स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट कर सकता है, उसे बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। जैसे कि मान के चलिए कि इतना बड़ा एक एरिया है, ठीक है, तो उसमें हम मान लेते हैं कि ये 1 मीटर हो गया और इसको मान लेते हैं हम कि ये 10 मीटर हो गया। अब ये जैसे कि अर्थ की सरफेस है तो इस पे मान लीजिए कि कुछ पेड़ लगा हुआ है या घर बना हुआ है, ठीक है, तो ये जो घर बना हुआ है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मीटर का हो गया। तो ये जो सैटेलाइट है उसका जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो 10 मीटर है। तो जब सैटेलाइट देख पाएगी, मतलब इसके बाद वो होता है ना कि पिक्सल्स आप किसी चीज़ को जूम करते हो लेकिन उसके बाद वो फर्दर जूम नहीं होता है। तो अगर किसी सैटेलाइट का स्पेशल रेजोल्यूशन 10 मीटर है तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख पाएगा डिटेल में, या फिर जिसका 1 मीटर रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा देख पाएगा? ऑब्वियसली जिसका 1 मीटर है, क्योंकि जिसका 1 मीटर है वो 10 मीटर वाला तो सिर्फ घर को बाहर से देख पा रहा है, और जो 1 मीटर होगा, जैसे कि मान लो ये पेड़ है तो 10 मीटर वाला सिर्फ पेड़ को ऊपर से देख पाएगा कि हाँ ठीक है इस जगह पर एक पेड़ है। लेकिन वो जो 1 मीटर वाला होगा वो तो बिल्कुल इसके पत्ते पत्ते तक देख लेगा कि यार कौन सा फूल लगा है, क्या लगा है। एक्चुअली में ऐसा वो सब नहीं होता है, लेकिन मैं आपको 1 मीटर में कोई ऐसा पत्ते ऐसा नहीं देख पाएगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जिसका रेजोल्यूशन छोटा होगा उसका डिटेलिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसी तरह से रेजोल्यूशंस फर्दर 4 टाइप्स के होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी स्पेशल रेजोल्यूशन की बात आई इसलिए मैंने अब आपको बता दिया है कि स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि डिस्टिंग्विश करने की कैपेसिटी सेंसर की, जिससे कि वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सके रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ। मतलब इसमें स्मॉलेस्ट, तो इस केस में जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो डिटेक्ट करने की उसकी कैपेसिटी है वो है 10 मीटर, और इस सेंसर की कैपेसिटी है 1 मीटर। तो ये सेंसर ज़्यादा अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो विजिबल होता है उसका स्पेशल रेजोल्यूशन हाई होता है, इसका भी हाई होता है, शॉर्ट वेव का हाई, सबका हाई होता है। जो थर्मल इंफ्रारेड होता है उसका मीडियम टू लो होता है। और इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं कि इसको कहाँ यूज़ करते हैं, पहले हम इंफ्रारेड रेज़ को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम विजिबल को इसके अंदर से और फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इंफ्रारेड में जो नियर इंफ्रारेड होता है इसका काम होता है वेजिटेशन हेल्थ को डिटरमाइन करने में, वाटर की क्वालिटी, लैंड कवर का क्लासिफिकेशन। और जो शॉर्ट वेव होती है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन का एप्लीकेशन होता है मिनरल आइडेंटिफिकेशन करने में, वेजिटेशन का मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करने में, और वॉल्केनिक की स्टडी करने में। वहीं मिडवेव इंफ्रारेड रीजन्स को यूज़ किया जाता है सॉइल मॉइस्चर डिटरमाइन करने के लिए, वेजिटेशन के लिए और जूलॉजी के लिए। थर्मल इंफ्रारेड रीजन को लैंड सरफेस टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब विजिबल को डिस्कस करते हैं हम। विजिबल की रेंज होती है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, ये याद कर लीजिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 400 से 700 नैनोमीटर में, और यही फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की भी रेंज होती है PAR। इसकी एप्लीकेशन है वेजिटेशन, ब्रॉडली हम देखें इसकी एप्लीकेशन तो है वेजिटेशन, लैंड कवर क्लास, अर्बन स्टडीज़ और ओशन कलर के लिए। इसको और फर्दर के डिस्कस करना है, जैसे कि इसमें कुछ रेंज होती हैं जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 0.55 माइक्रोमीटर, इसमें मैक्सिमम रेडिएशन होता है, मैक्सिमम रेडिएशन। फिर वही है 0.4 से 0.5 माइक्रोमीटर, इसमें क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग फोटोसिंथेटिक और फॉर्मेटिव स्टेज इस रेंज में होती है। 0.4 से 0.5 के बीच में स्ट्रॉन्ग फोटोसिंथेटिक और फॉर्मेटिव स्टेज होगी, और 0.5 से 0.6 में वीक हो जाएगी। 4 से 5 में स्ट्रॉन्ग हो रही है तो
5.5 से 0.6 में वीक हो जाएगी फोटोसिंथेटिक स्टेज। और जो 0.6 से 0.7 माइक्रोमीटर है उसमें क्लोरोफिल का अब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोरोफिल अब्जॉर्प्शन होता है 0.6 से 0.7 की रेंज में। और 0.55 में मैक्सिमम रेडिएशन, मतलब मैक्सिमम एग्जिस्टेंस होता है सन के रेडिएशन का 0.55 पर। और हम अगर 0.3 से 0.4 मतलब 300 से 400 नैनोमीटर की बात करें, जो कि यूवी रेज़ के अंदर आ गया, तो उस वेवलेंथ में क्या होता है, फ्लोरोसेंस इन प्लांट, मतलब प्लांट में फ्लोरोसेंस मतलब रोशनी टाइप से कह सकते हैं कि वो होता है यूवी, जैसे कि प्लांट्स को सूरज की किरणों से कुछ एनर्जी मिलती है, तो वो फ्लोरोसेंस इन प्लांट्स होता है 0.3 से 0.4 माइक्रोमीटर या 300 से 400 नैनोमीटर पर। तो हमने रिमोट सेंसिंग के बैंड्स में विजिबल लाइट को डिस्कस कर लिया, इंफ्रारेड रेज के बैंड्स को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोवेव के बैंड्स को। इसकी वेवलेंथ है 1 mm से लेकर 1 मीटर तक की, 1 mm से 100 सेंटीमीटर 1 मीटर तक की। So these are the bands of microwave: P, L, S, C, X, K, U, K, K, और इसके सामने लिखी हुई हैं इसकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी और इनकी एप्लीकेशंस। जो पी बैंड होता है वो पेनिट्रेट कर जाता है क्लाउड्स को, हेज़ को, डस्ट को, एट्सेट्रा को। मतलब क्लाउड्स को पेनिट्रेट कर दिया ना, जब बादल छाए हुए हों तब भी हम रिमोट सेंसिंग से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रोवेव बैंड्स। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और ज़्यादा वेवलेंथ होगी जिसकी, वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा, जैसे कि माइक्रोवेव बैंड्स। तो ये विजिबल और इंफ्रारेड जहाँ ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन माइक्रोवेव क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है इसलिए वो क्लाउड्स को भी पेनिट्रेट कर पाएगा और वो जो है डेटा कलेक्ट कर पाएगा। तो पी बैंड का यूज़ किया जाता है। ये अलग अलग बैंड्स होते हैं जिसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किया जाता है और उनके वर्क के हिसाब से वो इस बैंड को, बैंड मतलब वो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के होंगे और वो जो डेटा कलेक्ट करना है उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितना वेवलेंथ और कितने फ्रिक्वेंसी का बैंड चाहिए। उस हिसाब से बैंड को सिलेक्ट करके जो सैटेलाइट है उसे डिज़ाइन किया जाता है। तो जैसे कि इसरो को कोई सैटेलाइट डेवलप करनी है इस से रिलेटेड, तो वो पी बैंड को सिलेक्ट करेगी वो, और उसको यूज़ करके वो सैटेलाइट इस तरह से डिज़ाइन की जाएगी कि उनको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिल सके। जो जिस बैंड में जो एप्लीकेशन होता है उस तरह से उस बैंड का यूज़ करके उस सैटेलाइट को डिज़ाइन किया जाएगा। तो इस तरह से पी बैंड क्लाउड को पेनिट्रेट करेगा, हेज़, डस्ट, इन सबको, जो भी ये वेदर की अबनॉर्मलिटीज़ हैं उन सबको वो पेनिट्रेट कर जाएगा। एल बैंड डीपर पेनिट्रेशन ऑफ कैनोपीज़, कैनोपीज़ मतलब जो वेजिटेशन होती है उनको डीपर पेनिट्रेट कर जाएगा और सॉइल को भी पेनिट्रेट कर जाएगा। तो अगर हमको ऐसा कुछ स्टडी करना है या रिसर्च करना है सॉइल से रिलेटेड कैनोपीज़ में या सॉइल में करना है तो हम वहाँ पर एल बैंड को यूज़ करेंगे। और इसको फॉर फॉरेस्ट गिव इन्फो ऑन वुड बायोमास, जो वुड का बायोमास है उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम इस बैंड का यूज़ करके निकाल सकते हैं। एस बैंड यूज़फुल फॉर रेन रडार्स, जो रेन के रडार्स होते हैं उसके लिए एस बैंड। सी बैंड जो होता है सेंसेस वाटर इन टॉप 2 से 3 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, जो सॉइल के ऊपर की 2 से 3 सेंटीमीटर की जो लेयर है उसमें वाटर को डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए हम आप ऐसा ही तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, सी बैंड ही यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई और बैंड यूज़ कर ले और बोले कि नहीं मैं तो पता लगाऊंगा कि इसमें कितना पानी है। नहीं, उसके लिए आपको जो डेजिग्नेटेड बैंड है उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा, तभी आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल में वाटर को सेंस करता है, इंटरेक्ट्स विथ वॉल्यूम ऑफ फॉरेस्ट कैनोपीज एंड गिव्स इन्फो ऑन सरफेस रफनेस, जो फॉरेस्ट कैनोपी है वो उसकी कितनी वॉल्यूम है और जो सरफेस रफनेस है उस पर उसकी कितनी रफनेस है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। एक्स बैंड ये सेंसिटिव होता है रेन से, इंटरेक्ट्स विथ सरफेस ऑफ कैनोपीज़, जो कैनोपीज़ होती हैं
उनकी सरफेस से इंटरेक्ट करता है और फिर वो डेटा जनरेट करके सैटेलाइट पर भेजता है और वो प्रिपेयर किया जाता है डेटा। गिविंग इन्फो ऑन सरफेस रफनेस, ये भी सरफेस की रफनेस पे इंफॉर्मेशन देगा। जो KU बैंड है वो टॉप लेयर्स ऑफ कैनोपीज़ को सेंस करता है। K बैंड टॉप लेयर ऑफ कैनोपीज़, ये भी टॉप लेयर ऑफ कैनोपीज़ को सेंस करेगा, लेकिन कुछ एटमॉस्फेरिक एटेन्यूएशन के साथ। अब ये क्या नया शब्द आ गया, एटेन्यूएशन, एटमॉस्फेरिक एटेन्यूएशन, ये क्या होता है? तो अटेन्यूएशन मतलब क्षीणन, जिसको हिंदी में बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो लाइट होती है उसका अब्जॉर्प्शन या स्कैटरिंग हो जाता है। किसकी वजह से? जो एयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से। जिससे क्या होगा, जैसे कि कोई सिग्नल आ रहा है तो उसमें थोड़ी दुर्बलता आ जाएगी, मतलब उसका जो सिग्नल है वो इतना स्ट्रांग नहीं रह पाएगा, तो ये स्कैटर कर देगा। जैसे लाइट आ रही है, उसमें से कुछ उसने अब्जॉर्ब कर लिया और कुछ लाइट को स्कैटर कर दिया, तो अभी जो सिग्नल, ऐसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल आना चाहिए था, वो स्कैटर हो गया या कुछ जो है वो अब्जॉर्ब हो गया, तो ये एटेन्यूएशन हो गया इसके अंदर। इसे ही कहा जाता है। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, K बैंड सेंसेस टॉप लेयर ऑफ कैनोपीज़, लेकिन इसमें कुछ एटमॉस्फेरिक एटेन्यूएशन होता ही है, जिसकी वजह से उसकी जो क्षीणता आ ही जाती है उसके डेटा में। इसलिए जो टॉप लेयर ऑफ कैनोपीज़ अगर करना है तो फिर ये बैंड्स बेटर हैं, KU। ये विदाउट एटमॉस्फेरिक, मतलब कोई क्षीणता नहीं आ रही है उसके डेटा में, वो बेटर डेटा आ रहा है, प्राप्त हो रहा है हमको। फिर जो नेक्स्ट है वो है KA बैंड, स्ट्रांगली अब्जॉर्ब्ड बाय वाटर बट नॉट नॉन पोलर मटेरियल। जो वाटर के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है लेकिन नॉन पोलर मटेरियल्स के द्वारा नहीं, इसलिए जो वाटर को ही सेंस करने के लिए इस बैंड का यूज़ किया जाता है प्लांट लीव्स में। तो ये फंक्शंस थे, एप्लीकेशंस थे माइक्रोवेव बैंड्स के, ये सब बैंड्स थे और ये इनके एप्लीकेशंस थे। इनके एप्लीकेशन के हिसाब से इन बैंड्स को यूज़ करके जो सैटेलाइट है उसे बनाया जाता है, ताकि वो पर्टिकुलर सैटेलाइट्स जो है अपना पर्पस सर्व कर सके। जैसे कि ये बहुत सारी सैटेलाइट्स, अलग अलग सैटेलाइट्स होती है, ऐसा नहीं कि एक ही सैटेलाइट है वही आपको एक चीज़ मॉनिटर करेगी दूसरी भी करेगी, नहीं। हर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग सैटेलाइट्स होती हैं और अलग अलग सैटेलाइट्स का अलग अलग फंक्शन होता है, और उस तरह से इन सैटेलाइट्स को डिज़ाइन किया जाता है। सो नाउ वी हैव डिस्कस विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज और माइक्रोवेव। ये तीनों रेज़ को हमने डिस्कस कर लिया जो कि रिमोट सेंसिंग में यूज़ होते हैं, इनके बैंड्स को हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके अलावा UV रेज़ को। इसको माइक्रोमीटर में 0.15 से लेकर 0.4 माइक्रोमीटर इसकी रेंज होती है। इसको फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, UVA, UVB और UVC। तो इनकी रेंज क्या होगी? जो UVA होता है वो होता है, इसको अगर उल्टा स्टार्ट करें तो मतलब लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट, UVA इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वो UVA की होती है। कितनी? 0.32 से 0.4 तक। और जो UVB होती है उसकी 0.28 से 0.32 तक। और जो UVC होती है उसकी होती है 0.15 से 0.28 तक। और इनके फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि जो UVA होता है ये ट्रांसमिटेड, क्योंकि ये लॉन्ग वेवलेंथ होती है इसलिए यही जो वेवलेंथ होती है वो अर्थ तक आती है,
एंड जो स्ट्रेटोस्फियर है उसमें ही अब्जॉर्ब नहीं हो पाती। ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है ना इन तीनों में, 3.2 से 0.4 तक की है। तो ये ट्रांसमिट होती है अर्थ तक, सन से अर्थ तक पहुंच पाती है। और ये वरना ये जो छोटी वेवलेंथ होंगी वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगी, जैसे कि वो स्फीयर्स होते हैं, आपने पढ़े ही होंगे, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो जो सन की रेज़ हैं वो जो है स्ट्रेटोस्फियर में ही अगर छोटी वेवलेंथ होंगी तो जो स्ट्रेटोस्फियर में ही रह जाएगी और वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग वेवलेंथ है, जितनी लॉन्ग वेवलेंथ होंगी उतना ज़्यादा वो ट्रैवल कर पाएगी, तो ये जो लॉन्ग वेवलेंथ है वो अर्थ तक पहुंच पाएगी। फिर जो यूवी होती है वो अब्जॉर्ब हो जाती है स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन के द्वारा। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन होता है, उसके द्वारा ही जो यूवी है वो अब्जॉर्ब हो जाएगी। ये भी छोटी वेवलेंथ है तो ये भी अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगी। सिर्फ जो यूवी होती है यही वेवलेंथ है जो कि अर्थ तक पहुंच पाती है। सो जो यूवी है वो स्ट्रेटोस्फियर में अब्जॉर्ब हो जाएगी ओजोन के द्वारा। और इसमें सिग्निफिकेंट जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जर्मीसाइडल मतलब जो जर्म्स को मार सके। जैसे कि अगर आपके कॉलेज में पैथोलॉजी लैब होगा तो उसमें चैम्बर होता है लैमिनार, जिसमें यूवी लाइट्स लगी होती हैं, जिसमें हम पेट्री डिश और जो भी हमारे टूल्स होते हैं उनको रखते हैं, ताकि ऑटोक्लेव सब कुछ करने के बाद उसको अंदर रखा जाता है ताकि जो भी जर्म्स एक्स्ट्रा बच गए हों अगर, तो वो भी मर जाएं। क्योंकि पूरा हमें असेप्टिक मतलब ऐसा बिल्कुल जो नॉन कंटामिनेशन कंडीशंस होती हैं उसमें हमको करना होता है, वरना फिर कंटामिनेशन आ जाता है। तो वहाँ पर यूवी लाइट्स का यूज़ किया जाता है उसको स्टरलाइज करने के लिए। तो जो यूवी है उसमें जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ये जर्म्स को मार सकता है। और अगर एडिशनल क्वांटिटी में अगर हमें एक्सपोज हो गए तो वो हमें भी कैंसर जैसी जो डिसीज़ होती है वो कॉज कर सकता है। तो ये हार्मफुल होता है ऑर्गेनिजम्स के लिए। और जो यूवी होती है जिसका रेंज होता है 0.15 से 0.28, ये लैथली होगा ऑब्वियसली। अगर ये सिग्निफिकेंट जर्मीसाइडल है तो ये तो और इसकी छोटी वेवलेंथ है और ये और भी ज़्यादा जो लैथल होता है और जो लिविंग सेल्स है उसको किल कर देता है। तो यूवी से बचें, तो ये किल कर देगा, इसमें जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज़ होंगी और सेल्स को किल कर देगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया यूवी रेज़ को भी। अब एक बार हम और इन सब रेज़ के एप्लीकेशंस को एक बार देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो ये सब सीक्वेंस में ही हैं, गामा रेज से लेके रेडियो वेव्स तक, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और ये है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसका सीक्वेंस आपने याद कर ही लिया होगा। तो जो गामा रेज होती हैं इसकी वेवलेंथ भी लिखी हुई है, इसलिए कन्फ्यूजन हो इसलिए नैनोमीटर और माइक्रोमीटर दोनों में से लिख दिया है। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसकी होती है वेवलेंथ को याद रखना। ओके, सो जो गामा रेज उसका फंक्शन होता है इसकी ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में इसका यूज़ किया जाता है और कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। रेडियोथेरेपी क्या होती है, जैसे कि मान लो आपको किसी पार्ट पर कैंसर हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को नोज़ में कैंसर हो गया है तो उसके लिए आपको कीमोथेरेपी ऐसा देने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको बस एक मास्क बनाया जाएगा आपके फेस के साइज़ का और आपको सिर्फ उतने एरिया में ही थेरेपी दी जाएगी। ये रेडियोथेरेपी बोलते हैं उसको, उसमें गामा रेज से, जिससे जो इन्फेक्टेड पार्ट है उस पार्ट में जो वायरस है उसको किल कर दिया जाएगा ताकि वो और स्प्रेड ना हो। तो उसमें यूज़ किया जाता है जिस रेज़ का, वो गामा रेज़ होती हैं रेडियोथेरेपी में जिस रेज़ का यूज़ करते हैं। देन एक्सरे भी शॉर्ट वेव्स ही होती हैं। ये मेडिकल में एक्सरे तो एक ऐसी रे है जिसके बारे में सभी को पता होगा, ऐसा शायद ही कोई हो जिसे ना पता हो। तो मेडिकल एक्सरे इमेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। पेनिट्रेट सॉफ्ट टिश्यूज़ बट नॉट बोन्स, ये टिश्यूज़ को तो पेनिट्रेट कर जाता है लेकिन बोन्स को पेनिट्रेट नहीं करता है, इसलिए जो बोन्स का स्ट्रक्चर है वो उसमें आ जाता है रिपोर्ट में। सिटी स्कैन, एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी स्कैनर्स होते हैं उसमें भी एक्सरे ही होता है। फिर यूवी लाइट्स, सनलाइट से हमें यूवी लाइट्स मिलती है, ब्लैक कलर की लाइट होती है और स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी मैंने जस्ट आपको बताया।
फिर विजिबल लाइट ये मीडियम रेंज की वेवलेंथ होती है, इसमें 400 से 700 नैनोमीटर। सनलाइट का कुछ पोर्शन यूवी रेज़ का होता है और कुछ पोर्शन जो होता है वो विजिबल लाइट का होता है, जो हम देख पाते हैं। जो रोशनी सब कुछ होती है वो विजिबल लाइट होती है। बल्ब्स, लेज़र, फायरवर्क्स ओनली पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम विजिबल टू ह्यूमंस, जो सिर्फ यही स्पेक्ट्रम है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो ह्यूमंस देख सकते हैं। फिर है इंफ्रारेड, रिमोट कंट्रोल्स, थर्मल कैमरास, हीट डिटेक्शन में, और जो नाइट विजन वाले कैमरास होते हैं और जो हीट लैम्प्स होते हैं उन सब में इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं। माइक्रोवेव का यूज़ कहाँ करते हैं? अब ये माइक्रोवेव क्या हो गई, लॉन्ग वेवलेंथ की वेव हो गई है, वेवलेंथ हो गई है इसकी लॉन्ग। तो इसको माइक्रोवेव ओवंस में यूज़ करते हैं, रडार कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में यूज़ करते हैं, वाईफाई में यूज़ करते हैं। ये तीनों रिमोट सेंसिंग के परसेप्शन से बहुत इम्पॉर्टेंट रेज हैं, विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स। फिर जो रेडियो वेव्स होती हैं उसको AM FM रेडियोज़ में जो चलाते हैं उसमें रेडियो वेव्स होती है। रेडियोज़ में जो यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, टीवी सिग्नल्स, सेल फ़ोन कम्युनिकेशन, रेडियो, इन सब में जो यूज़ करते हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि अगर हम माइक्रोवेव्स को यूज़ कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग में तो रेडियो वेव को क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इसकी वेवलेंथ रेडियो वेव की कंपैरेटिवली टू माइक्रोवेव ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है जैसे कि माइक्रोवेव, अब जैसे कि इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है विजिबल और इंफ्रारेड के, लेकिन इन जनरल जो शॉर्टर वेवलेंथ है माइक्रोवेव तो वो बेटर इंटरेक्ट करती है जो स्मॉल साइज़ के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ, जिससे कि जो सरफेस होता है उसके जो फीचर्स होते हैं उसको डिटेक्ट करना बेटर हो जाता है इन रेज के लिए। और मॉइस्चर कंटेंट ये सब और एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज़ ये सब जो है डिटेक्ट करना वो बेटर हो जाता है माइक्रोवेव के लिए। वहीं जो एटेन्यूएशन होता है वो भी ज़्यादा होता है रेडियो वेव्स में, और वो लेस इफ़ेक्टिव हो जाते हैं क्लियर और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करने में। इसलिए जो रेडियो वेव है उसका यूज़ नहीं किया जाता है, जनरली नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में जैसे कि कुछ रडार्स में माइक्रो रेडियो वेव्स का भी यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिकली विच आर रिलेटेड टू वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बैंड्स। सो ब्रॉडली रेडियो वेव्स को उनके लोअर रेजोल्यूशन की वजह से, उनका वीक सरफेस इंटरेक्शन, मतलब वो जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि जो डिटेल्ड फीचर्स है उसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। उसमें एटेन्यूएशंस बहुत ज़्यादा होता है जिससे कि एक्यूरेसी में कमी आ जाती है, और जैसे कि माइक्रोवेव पेनिट्रेट कर जाती है क्लाउड्स को और रेन्स को, ये जो रेडियो वेव्स होती है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, जिससे कि क्लियर इमेज प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। और आयनोस्फीयर डिस्टॉर्शन भी होता है, लो फ्रिक्वेंसी जो रेडियो वेव्स होती हैं वो आयनोस्फीयर को जो है अफेक्ट करती है, जिससे कि जो डेटा की जो रिलायबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इसी वजह से जो रेडियो वेव्स है उससे लिमिटेड, जनरली हम कम्युनिकेशन में ही रैदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है बजाय रिमोट सेंसिंग के। हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थे उसकी सारी रेस को डिस्कस कर लिया है। अब ये बेस के हिसाब से हम आगे रिमोट सेंसिंग के बारे में और इसके कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कैसा सिस्टम होता है, लॉस ऑफ रेडिएशन स्कैटरिंग, जो भी रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम पूरा एक रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म, रिमोट सेंसिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैं सारे वीडियोस अपलोड कर दूँगी, तो आप इसे बेसिक से लेके एडवांस पूरा रिमोट सेंसिंग टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं। थैंक यू।